आज हम आपको दिखा रहे हैं रोहित और ज्योति का केस। दोनों एक ही रात लगभग एक ही वक्त पर अपने घर से निकले और उसके बाद जो हुआ वो सबकी सोच से परे था। आज तक हमने जितने भी लोगों को लूटा है उन सबने कभी ना कभी हम पर शक जरूर किया है, पर पोपटलाल जी ने सिर्फ विश्वास किया। रंजीत आई मी जाऊन येते। ज्योती, एवढ्या रात्री कुठे चाललीस ग? वो बैलेंस खत्म हो गया है तो रिचार्ज करवाने जा रही हूँ। तुम कॉलेज की लड़कियां भी ना एक दिन बिना मोबाइल के रह नहीं सकती। ऐसा नहीं है आई, पूजा से नोट्स भी लेने हैं ना, तो दोनों काम हो जाएंगे। अच्छा चले जाओ, लेकिन खाने के लिए जल्दी आना। हो बाबा। तुम्ही पण ना। पर पोपटलाल जी ने इन्होंने एक स्त्री को भरोसे और विश्वास का सम्मान दिया है। रंजीत, रोहित, कहाँ जा रहा तू? बाबा वो एक कस्टमर का कॉल आया था, बोला पाइपलाइन में लीकेज है तो वही जा रहा हूँ। पर अभी थोड़ी देर पहले तो आया है तू। हाँ बाबा, पर वो रेगुलर कस्टमर है ना, अर्जेंट भी है तो जाना पड़ेगा। यहाँ पास में ही है, सांता क्रूज में। तू आते वक्त दूध लेके आना। आई मला वेळ लागेल, तू खुद ही लेना ये तो। अरे ये रोहित आजकल सीधी तरह बात ही नहीं करता। जवान लड़के को हर बात पे टोकना ठीक नहीं, थोड़ा समय दे उसको, खुद ही समझ जाएगा। ये वाला देना। लक्ष्मी, काय झालं? ज्योति नहीं है अभी तक। जरूर पूजा के साथ गप्पे लड़ाने बैठ गई होगी। हेलो, महेश पाटिल बोल रहे हैं? जी आप कौन? क्या आप ज्योति के फादर हैं? हाँ मैं ज्योति का पिता हूँ। आप कौन बात कर रहे हो? मैं सब इंस्पेक्टर इकबाल बेग बोल रहा हूँ, एंटी मार्ग पुलिस स्टेशन। बात क्या है इंस्पेक्टर साहब? देखिए जितना जल्दी हो सके कृपा दयाल हॉस्पिटल आ जाइए। ज्योति की तबीयत काफ़ी सीरियस है। क्या हुआ मेरी बेटी को? डॉक्टर्स उसका इलाज कर रहे हैं, लेकिन आप जल्द से जल्द यहाँ पहुँच जाइए। काय झालं? जी मैं ही आनंद सानी हूँ। रोहित मेरा बेटा है। रोहित को हॉस्पिटल में एडमिट किया है, वो जख्मी है। एक्सीडेंट हुआ क्या? वो ठीक तो है ना? देखिए आप जल्दी से कृपादयाल हॉस्पिटल आ जाइए। करीब 45 मिनट पहले ज्योति को काफी नाजुक हालत में हॉस्पिटल लाया गया। 7:30 पर ज्योति अपने घर से ये कहकर निकली थी कि वो अपना फोन रिचार्ज करवाने और अपनी सहेली पूजा से मिलने जा रही है। 7:40 पर रोहित भी अपने घर से निकला था। आखिर इस 1.5 घंटे के दरमियान उनके साथ क्या हुआ था? पुलिस को इस घटना की जानकारी लगभग 8:30 पर मिली। सब इंस्पेक्टर इकबाल बेग, एंटी मार्ग पुलिस स्टेशन। धारावीचा रामबाव पार्क है ना, वहां पे एक लड़की लहूलुहान पड़ी हुई है। किसी ने चाकू मार दिया उसको। कब हुआ ये? अभी 5 मिनट पहले। लेकिन उसको चाकू मारने वाला इधर ही बैठा हुआ है। ठीक है, हम लोग पहुंच रहे हैं वहाँ। तब तक तुम एक काम करो, कुछ लोगों को साथ में लेके उस आदमी को वहीं रोकने की कोशिश करो, और अगर ऐसा ना हो सके तो कम से कम उसकी एक फोटो ले लेना। क्या हमला करने वाला अभी भी वहीं पर है? जी सर। चला बाजू वाला। हमें किसी ने फोन करके बताया था कि लड़की घायल हुई है। कहाँ है लड़की? सर उसे 2 लड़के लेकर हॉस्पिटल गए हुए हैं। कौन से हॉस्पिटल? कृपा दयाल हॉस्पिटल। जब लड़की पर हमला हुआ तुम यही थे? हाँ सर मैं यही था। कहाँ हुआ हमला? साहब वो क्या देखा तुमने? साहब मैं तो वहाँ बैठा हुआ था।
और वो दोनों उस लड़की को लेकर हॉस्पिटल गए। सर, पर्स में एक आईडी मिला है कॉलेज का। ज्योति महेश पाटिल, यही लड़की थी? हाँ साहब, ये वही लड़की है। सर, लड़के का नाम रोहित साने है। इसके वॉलेट से इसका आधार कार्ड मिला। मोबाइल में पापा के नाम से एक नंबर सेव्ड है सर। इकबाल, इस ज्योति के पिता महेश पाटिल को इन्फॉर्म करो, तब तक मैं इस रोहित साने के पिता से बात कर। इस वारदात के वक्त पार्क में मौजूद उस्मान का कहना था कि रोहित ने ही ज्योति पर जानलेवा हमला किया था। रोहित का चाकू खरीदने के पीछे क्या इरादा था, अब यह साफ नजर आ रहा था। लेकिन अब भी कुछ बातों से धुंध हटनी बाकी थी। रोहित ने अपने आप को बुरी तरह से जख्मी क्यों किया था? इस घातक हमले का कारण क्या था? मैडम, मैं महेश पाटिल। मेरी बेटी ज्योति पाटिल। फोन बहुत बह गया था साहब, इसलिए आप लोग की राह देखते या फिर एम्बुलेंस का वेट करते, तब तक कुछ भी हो सकता था। आप दोनों ने बहुत अच्छा काम किया जो उसे यहाँ लेकर आए। वेरी गुड। मैं महेश पाटिल, ज्योति पाटिल मेरी बेटी कुठे थी? ऑपरेशन थिएटर में। वो ठीक तो है ना साहब? उसका कोई एक्सीडेंट हुआ है क्या? किसी लड़के ने उस पर चाकू से हमला किया है। चाकू से? कशी है माझी ज्योति? लड़की की कंडीशन काफी क्रिटिकल है। देवा। देखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक्चुअली पेट में काफी घाव हैं और ब्लीडिंग भी हो रही है। डॉक्टर, क्या हम ज्योति को देख सकते हैं? आई एम सॉरी, अभी नहीं। डॉक्टर, रोहित की तबीयत कैसी है? ही इज आउट ऑफ डेंजर, लेकिन फिर भी कुछ घंटे ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। क्या हम उससे बात कर सकते हैं? अभी तो वो बेहोश है, होश आने में कुछ घंटे लगेंगे। एक्सक्यूज मी। साहब, क्या वो रोहित था जिसने मेरे बेटी पे हमला किया? शायद। आप जानते हो रोहित को? कुठे है माझा रोहित? देखिए, डॉक्टर साहब से अभी बात हुई है, रोहित की तबीयत अभी ठीक है। रोहित की ऐसी हालत की किसने? शायद उसने खुद। काहे? जिस आदमी ने ये सब कुछ देखा उसने तो हमें यही बताया कि रोहित ने सबसे पहले इनकी बेटी ज्योति पर जानलेवा हमला किया और उसके बाद अपने आप पर। ऐसा नहीं हो सकता, मेरा रोहित ऐसा कर ही नहीं सकता। देखिए, अभी हम दावे के साथ तो कुछ भी नहीं कह सकते, पर जहाँ ये हादसा हुआ धारावी के पार्क में, वहाँ के लोगों ने तो यही बताया। धारावी पार्क? और मेरा रोहित तो सांता क्रूज में ही प्लम्बिंग के काम से गया था, वो धारावी पार्क में कैसे पहुंचा? हो सकता है उसने आपसे झूठ बोला हो। महेश जी, आपकी बेटी ज्योति आपसे क्या कहकर घर से बाहर निकली थी? वो रिचार्ज कराने गई थी फोन का। आते वक्त उसकी सहेली पूजा से मिलने वाली थी। रोहित और ज्योति घर से कुछ और कहकर निकलते हैं और कहीं और जाकर मिलते हैं। ये समझना मुश्किल नहीं कि ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानते थे, और मुझे लगता है आप दोनों भी एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो। क्या आपको पता था कि रोहित ज्योति से मिलने चाकू लेकर गया? नहीं साहब, जब वो घर से निकला तो कुछ लेके नहीं निकला था। जिस चाकू से उसने ज्योति पर वार किया है वो गार्डन से हमने बरामद कर लिया है। जितनी इंफॉर्मेशन हमें मिली है उस हिसाब से रोहित ने सिर्फ ज्योति पर वार नहीं किए, अपने आप पर भी किए। क्यों? देखिए, रोहित को अगर ज्योति से नफरत होती तो वो सिर्फ ज्योति पर वार करता, अपने आप पर नहीं। क्या दोनों के बीच प्यार था जो अपनी जान देकर कुछ साबित करना चाहते थे आप लोगों के सामने? आपकी बेटी ने आपसे कहा था कि वो अपनी सहेली पूजा से मिलने जा रही थी। ये पूजा रहती कहाँ है? जो जैसा नजर आ रहा था, क्या वो वैसा ही था या फिर नजरों का धोखा था और सच्चाई कुछ और ही थी? पुलिस को पता चला कि सिर्फ ज्योति और रोहित ही नहीं, उन दोनों के पिता भी एक दूसरे को सालों से जानते थे। आनंद साने और महेश पाटिल एक ही गांव के थे, पड़ोसी थे, एक अरसे से एक दूसरे को जानते थे। दोनों एक बेहतर जिंदगी की तलाश में मुंबई आए थे। महेश एक कंपनी में प्यून था और आनंद एक स्टेशनरी शॉप में काम करता था। ज्योति कॉलेज के फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। महेश और आनंद की सालों की दोस्ती के बावजूद ज्योति और रोहित में कभी भी ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। रोहित
एक हार्डवेयर स्टोर में प्लम्बर का काम करता था। 1 साल पहले तक तो वो दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं थे, बातचीत भी नहीं करते थे। लेकिन फिर पिछले साल मैंने और आनंद ने गणपति में साथ में गांव जाने का प्रोग्राम बनाया। हो महेश भाऊ, तुमचा विचार खूप छान आहे। अब मैं भी बहुत दिनों से गांव जाने का सोच ही रहा हूँ। अरे कसला विचार करतोय? हर साल हम गांव में 5 दिन के गणपति की स्थापना करते हैं। इस साल तू भी आ जाना, साथ में जम के पूजा करेंगे। बढ़िया रहेगा महेश भाई, इधर तो कभी अपन पप्पा को घर पे ला ही नहीं पाते। अरे तूने गांव के छोड़ दिया, सारे रिवाज सारे त्योहार मनाना ही भूल गया तू। अपने आप छूट गया सब। क्या है, काम में फुर्सत ही नहीं मिलती। पर महेश भाऊ, इस बार गांव जाने का बड़ा मन कर रहा है। अरे मन कर रहा है ना, तो बस मैं तेरा पक्का समझू? अरे हाँ, लेकिन वो तेरा दुकान का मालिक तुझे छुट्टी तो देगा ना? मालिक मेरा अच्छा है, मुलासारखा मानतोय मला। तो कॉलेज के बाद क्या सोचा है? रिपोर्टर बनना चाहती हूँ मैं। अरे वाह, लाइव भारी। मतलब तुम टीवी पर आओगी ना? तुम्हें क्या लगता है मैं रिपोर्टर बन सकती हूँ? हाँ हाँ बिल्कुल। तुम इतना अच्छा बोलती हो, तुम कोई भी न्यूज़ दोगी ना तो लोग फटाक से मान लेंगे। अरे सच में। जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मनोकामना पूर्ति। जय देव। बाग का 5वें दिन का गणपति विसर्जन। जैसा कि आप देख रहे हैं, सारे भक्तजन काफी उत्साह में और गणपति बाप्पा मोरिया के नारों से माहौल गूंज उठा। अगर आपको गणपति विसर्जन का असली मजा लेना है तो आप यहाँ आइए, मेरे गांव अलीबाग। कैमरामैन रोहित के साथ रिपोर्टर ज्योति। खूब छान ज्योति, खूब छान, 1 नंबर। थैंक यू। सी लो ना। हाँ। रिपोर्टर ज्योति, तुमसे एक सवाल पूछूं? पूछो। क्या तुम मुझे पसंद करती हो? पहले तुम बताओ, क्या तुम मुझे? हाँ, बहुत ज़्यादा। मुझे तो लग रहा है कि हमें गणपति 10 दिन के लिए बिठाना चाहिए था। कितना और टाइम मिल जाता तुम्हारे साथ बात करने के लिए। अब तुम बोलो। हाँ। संजीव, संजीव जल्दी। साहब, रोहित और ज्योति की दोस्ती बढ़ती गई। हमें इस बारे में कुछ पता नहीं था, लेकिन गांव से लौटने के बाद ज्योति कुछ बदल सी गई थी। नहीं मिंटी, आई एम सॉरी, गलती मेरी है।
अपने किए गए हर फ्रॉड के बाद मैं ज्योति? मिट्टी से ही कहता रहा कधीपासून ऐकते एक मिनिट ज्योति जल्दी आ ना हो आई ये ते बस एक वचन कभी निभाया लवकर ये अपनी आंखों से लालच की पट्टी मैंने कभी खुलने ही नहीं दी, पर आज पोपटलाल जी के विश्वास ने हमारी जिंदगी बदल दी। एक बात याद रखना, दे जल्दी ज्योति। वो पापा गांव में गणपति पे मिले थे, तभी से दोस्ती हो गई। बेटा ये दोस्ती तेरे लिए सही नहीं है। ऐसा क्या बोलता है बाबा? क्या गलत है इसमें? इसमें क्या गलत है वो तुझे नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं देख पा रहा हूँ। पहले जब अपने घर में अखबार आता था तो कूद पड़ती थी, हर एक खबर पढ़ती थी, हमें सुनाती थी। टीवी पर कोई भी नई न्यूज देखती थी तो कितने चाव से बताती थी हमें, लेकिन अभी तेरा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें। बेटा तेरे चेहरे पर एक तेज था, तुझे लगन से पढ़ाई करता देख मैं कितना खुश होता था, लेकिन अभी ये जो बदलाव आया ना तुम में, उससे मुझे बहुत डर लगने लगा है। ज्योति बेटा, मैं समझता हूं ये उम्र ही ऐसी है। तेरे लिए ये वक्त मजा करने का नहीं है, मेहनत करने का है, जिंदगी बनाने का है। मानता हूं कि मुश्किल होता है खुद को संभालना, लेकिन इस वक्त अगर खुद को संभालेगी ना तो जिंदगी आसान हो जाएगी। हाँ देख, तू कॉलेज में पढ़ रही है, वो कभी कॉलेज नहीं गया, प्लम्बर है। सोच कितना कमाता होगा। सिर्फ कुछ दिनों की खुशियों के लिए तू अपने पूरी जिंदगी की खुशियों को अनदेखा कर देगी? जब सही वक्त आएगा ना, तुझे सही लड़का मिलेगा जो तेरे लायक होगा। देख बेटा, हमारा काम तुझे आगाह करना था, बाकी तू खुद समझदार है। जो तुझे ठीक लगे वही करना। पता चला है कि नागेश चौहान के पास एक पुलिस द्वारा ये क्या चल रहा है? सारे टाइल्स कॉस्टली है, ढंग से करो ना, सारे टूट जाएगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड्स का कोई जिक्र नहीं है और जो भी गुनहगार होगा उसे तुरंत पकड़ा जाए। हाँ रोहित। हेलो ज्योति, कहाँ हो तुम? फोन क्यों नहीं उठा रही थी? तबीयत तो ठीक है ना तुम्हारी? हाँ ठीक है। तो एक हफ्ते से फोन क्यों नहीं उठा रही थी? हेलो हेलो ज्योति, आवाज ये तो क्या? आई एम सो सॉरी, लेकिन हमें हमारा रिश्ता यहीं खत्म करना होगा। हे क्या बोलते ज्योति, क्या हुआ बोल तो। मैं अपना पूरा ध्यान मेरी पढ़ाई पर लगाना चाहती हूँ। रिपोर्टर बनना है मुझे, और मैं नहीं चाहती कि मेरे दिमाग में उसके अलावा कुछ भी आए। मैं भी तो यही चाहता हूँ ना कि तुम रिपोर्टर बनो। मैं पूरी मदद करूँगा तुम्हें। रोहित तुम समझ नहीं रहे हो, मैंने अपनी औकात से ज़्यादा बड़ा सपना देखा है, और सपने पूरे करने के लिए बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। तुम्हें लगता है मेरी वजह से तुम्हारी पढ़ाई खराब हो रही है? ऐसी बात नहीं है रोहित, पर मैं तुम्हें नहीं समझा सकती। ज्योति तुम समझो मेरी बात। चाहिए तो एग्जाम तक मेरे से बात मत करो, मैं भी तुम्हें कॉल या मैसेज नहीं करूँगा, लेकिन ये रिश्ता खत्म करने वाली बात मत करो प्लीज़। रोहित प्लीज़ मेरी बात समझो। देखो जितना दुख तुम्हें हो रहा है उतना मुझे भी हो रहा है, और मैंने बहुत सोच समझ के ये फैसला किया है। हमारा रिश्ता यहीं खत्म होता है। हेलो हेलो तेरे पास एसपी सर के नोट्स हैं क्या? हाँ। हो महेश भाऊ,
खरा बोलतोय मी, ये सब मेरे को मालूम नहीं था। जानता हूं आनंद, देख ये मत समझना कि मैं रोहित की शिकायत कर रहा हूं तुमसे। अरे दोनों बच्चे समझदार हैं, लेकिन ज्योति ने एक फैसला कर लिया है, उसे अभी उसके करियर पे ध्यान देना है। और ये बात उसने रोहित को कई बार समझाई है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा है। अरे बार बार उसे फोन करता है, और इन सारी बातों का ज्योति के पढ़ाई पे असर हो रहा है। देखो तुम रोहित को समझा दो। मैं आज ही रोहित से बात करता हूँ। जब ज्योति तेरे साथ नहीं रहना चाहती तो तू क्यों उसके पीछे पड़ा है? मैं कोई पीछे नहीं पड़ा उसके। ज्योति भी मेरे को पसंद करती है, बस उसकी सोच बदल गई है। महेश काका ने बदल ली। कारण जो भी हो, पर बात तो यही है ना कि वो तेरे साथ नहीं रहना चाहती। देख बेटा, अभी ये बात को यहीं पे खत्म कर बस। ऐसे जिद करके क्या मिलने वाला है तेरे को पता? और बेटा तू कह के तो देख, मैं तेरे लिए ज्योति से भी अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी, और तू उसको भूल जा। और अब तू अपनी जिंदगी जी और ज्योति को उसकी जिंदगी जीने दे। ज्योति की ब्लीडिंग रोकी नहीं जा सकी और आखिरकार उसने ऑपरेशन थिएटर में ही दम तोड़ दिया। रोहित की जान को अब कोई खतरा नहीं था, लेकिन वो अब तक होश में नहीं आया था कि पुलिस उससे कुछ पूछताछ कर सके, ये जान सके कि आखिर उस रात उन दोनों के बीच हुआ क्या था। ज्योति घर से ये कहकर निकली थी कि वो फोन रिचार्ज करवाने और अपनी सहेली पूजा से मिलने जा रही है, नोट्स लेने। क्या रोहित की तरह ज्योति ने भी अपने घर पर झूठ कहा था, या वो वाकई उस रात पूजा से मिली थी? पूजा, तुम्हारा सहमा हुआ चेहरा बताता है कि तुम इस केस के बारे में बहुत कुछ जानती हो। रोहित और ज्योति एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन ज्योति ये रिश्ता तोड़ना चाहती थी। इनफैक्ट वो तोड़ भी चुकी थी, राइट? अगर ज्योति ये रिश्ता तोड़ चुकी थी तो घर पर झूठ बोलकर रोहित से मिलने वो क्यों गई थी? मला माहित नाही सर। पूजा, हमने ज्योति के कॉल रिकॉर्ड्स चेक किए। ज्योति ने घर से निकलने से पहले 6:30 पे तुम्हें कॉल किया था, और ज्योति के मोबाइल पर आखिरी कॉल आया था 8:14 पे, जो तुमने किया था। उस वक्त ज्योति गार्डन में थी। तुम्हारे सेल फोन की लोकेशन भी उसी गार्डन के आसपास दिखा रही थी। मतलब जब ज्योति पर हमला हुआ तब तुम वहां थी। सर, ज्योति मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी। हम दोनों एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते थे। ज्योति ने रोहित से ब्रेकअप कर लिया था, और ये भी मैं जानती थी, लेकिन रोहित ने उसे फोन करना बंद नहीं किया। क्यों फोन काट रही है उसका? भांडन बिंडन झालं की काय? देख, अगर तू इतना भाव खाएगी ना तो एक दिन छोड़कर चला जाएगा तुझे। पूजा, आता भंकस नको। मैं मानती हूँ कि मैं रोहित को पसंद करती हूँ, लेकिन आई बाबा की बात बिल्कुल ठीक है। ये रिलेशन मुझे मेरे करियर से भटका देगा, इनफैक्ट भटका रहा है। काय ग, काय बोलतेस? तबीयत बिबीयत बरी है ना? कहीं तू आई बाबा के दबाव में आकर तो ये डिसीजन नहीं ले रही? नहीं ग, देख, रोहित से ब्रेकअप का दुख मुझे भी है, पर यही मेरे फ्यूचर के लिए सही है। ठीक है, अगर तूने सोच ही लिया है तो देख, तू एक काम करना, तू रोहित से बात कर ले, एक बार बता दे उसे सब कुछ। देख, इस तरह से फोन काटने से क्या फायदा? तुझे क्या लगता है मैंने उससे बात नहीं की होगी? पर वो नहीं समझ रहा मेरी बात। तब तो तू ठीक कर रही है। जवाब ही मत दे उसके फोन का, क्या कर लेगा? थक कर फोन करना ही बंद कर देगा। वो सब तो ठीक है पूजा, पर एक बात का डर है मुझे। किस बात का डर? ज्योति किस डर की बात कर रही थी?
तुला खरंच असं वाटतंय की वो ऐसा कुछ करेगा? माहित नाही ग, लेकिन वो समझ ही नहीं रहा है। मैसेज पे मैसेज भेजता रहता है, कॉल करता रहता है। अभी तो दुख जता रहा है इस उम्मीद में कि शायद मेरा डिसीजन बदल जाएगा, पर ऐसा नहीं होगा ना पूजा। मुझे तो डर है कि कहीं गुस्से में कुछ। फिर तू एक काम करना, उसे कह दे कि तेरे सारे फोटोज तुझे भेज दे या फिर तेरे सामने डिलीट कर दे। मैं भी तो यही चाहती हूँ ना पूजा, लेकिन उससे बात करूँगी तो वो फिर वही इमोशनल बातें करेगा। मग काय करायचं आता? तू एक काम कर, तू उससे बात कर, बोल कि मेरे सारे फोटोज डिलीट कर दे प्लीज। काय ज्योतिने सांगितलं असं? हो रोहित, इसलिए तो मैं तुमसे कह रही हूँ। तो वो खुद भी तो मेरे को बोल सकती थी ना। रोहित, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। जैसा वो चाहे। मैं अपने मोबाइल से सारे फोटोज ज्योति को फॉरवर्ड करके डिलीट कर दूँ, लेकिन उसको बोलो कि पहला मेरे से एक बार मिले। अगर ऐसा होता तो वो मुझे तुमसे बात करने के लिए क्यों कहती? खुद ही तुमसे बात कर लेती। पूजा, तू समझाओ तिला, एक आखिरी बार मिल ले, उसके बाद मैं कभी उसको नहीं मिलूंगा, कभी उसको ना कॉल करूंगा और ना ही मैसेज करूंगा। आई शपथ। अगर वो मेरे को छोड़ना चाहती है तो ठीक है, लेकिन एक टाइम पे हम लोग साथ में थे, एक आखिरी बार तो मिल ही सकते हैं ना। मुझे नहीं पता कि वो तैयार होगी भी या नहीं, लेकिन अगर फिर भी तुम बोल रहे हो तो एक बार उससे पूछ कर देख लेती हूँ। ज्योति मान गई? हो सब, इसलिए वो दोनों कल गार्डन में मिले। ज्योति चाहती थी कि मैं भी वहाँ उनके साथ रहूं। और ये रोहित चाकू लेकर आया था ज्योति से मिलने? जी शायद, लेकिन सब मुझे नहीं पता था कि वहाँ ऐसा कुछ होगा। सब मैं चाहती थी कि वो दोनों खुलकर बात कर सके, इसलिए मैं थोड़ा दूर जाकर बैठ गई। मैं वहां जाकर बैठती हूँ। हेलो। हेलो ज्योति, बहुत देर हो गई है, और कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट पूजा। मैं बहुत घबरा गई थी सर, मुझे समझ नहीं आया कि ये सब कैसे मेरी आंखों के सामने। मैंने ज्योति को तड़पता हुआ देखा, हाथ पांव ठंडे पड़ गए थे, पता नहीं चला, और पैर जैसे अपने आप चलने लग गए, और मैं वहां से भाग गई, ज्योति को उस हालत में अकेला छोड़कर। पूजा, क्या रोहित ने तुम्हारी आंखों के सामने ज्योति पर चाकू से वार किए थे? हो सर, मैं तो चाकू देखकर ही शॉक हो गई। और ज्योति? मतलब हो सकता है कि ज्योति ने अपना फैसला बदल दिया हो। ये दोनों मिले ही इसलिए होंगे ताकि ऐसा कुछ कर सके, क्योंकि जख्मी तो दोनों हुए थे। सर, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि रोहित ने जिद की थी उससे मिलने के लिए। ज्योति तो सिर्फ इसीलिए तैयार हुई क्योंकि वो उससे उसकी फोटोज चाहती थी। ज्योति क्यों मरना चाहेगी सर? वो तो जीना चाहती थी, रिपोर्टर बनना चाहती थी। ज्योति मर चुकी है, किस बात का अफसोस है? ज्योति मर गई उस बात का,
या तुम बच गए उस बात का? सच क्या है? ज्योति मरना चाहती थी या तुम मारना चाहते थे? ज्योति सिर्फ मेरे से दूर होना चाहती थी। उस रात भी उसने मेरे से यही कहा था। ज्योति ने अपना फैसला तुम्हें पहले ही बता दिया था, तो शायद तुम क्या करने वाले हो ये तुमने भी पहले ही तय कर लिया था। मैं वहां जाकर बैठती हूँ। रोहित प्लीज मेरे फोटोज मुझे मेरे फोन में दे दो और अपने सेल से डिलीट कर दो। तुम्हें डर है ना कि मैं तुम्हारे फोटोज का गलत इस्तेमाल करूंगा, तुम्हें ब्लैकमेल करूंगा? एकदम क्राइम रिपोर्टर की तरह ही सोचने लगी हो तुम। देखो मैं जानती हूँ तुम्हें बुरा लग रहा होगा, पर मैं नहीं चाहती कि गुस्से में कुछ भी ऐसा हो जो हम दोनों के लिए अच्छा ना हो। कितना गिरा हुआ समझती हो ना तुम मुझे। ऐसी बात नहीं है रोहित। तो कैसी बात है ज्योति? ज्योति, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाऊंगा? नुकसान तो तुमने पहुंचाया है मुझे। कितना आसान था ना ये फैसला लेना तुम्हारे लिए। तुम्हारे बाबा, तुम्हारा करियर सब अहमियत रखता है। मैं कुछ नहीं हूं ना तुम्हारे लिए। यहाँ तक कि तुमने मुझे ये तक नहीं बताया कि मेरी गलती क्या थी जो ये सजा दी है तुमने। मैंने कहा तो तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं बस अपने करियर पे फोकस करना चाहती हूँ। और मेरा प्यार ध्यान भटका रहा है। हेलो। हेलो ज्योति। बहुत देर हो गई है। और कितना टाइम लगेगा? बस 5 मिनट। 5 मिनट पूछा। देखो अब इन सब बातों का कोई फायदा नहीं है। तुम्हें मेरे फोटोज नहीं देने हैं, मत दो, लेकिन अपने सेल से डिलीट कर दो। फिर मुझे घर भी जाना है। ज्योति, मुझ में ऐसी क्या बुराई है? क्यों इतना अकड़ कर बात करती हो? क्यों दूर जाना चाहती हो? प्लीज ऐसी बातें मत करो। ज्योति, मैं भी तो यही कह रहा हूं ना, प्लीज ये रिश्ता खत्म मत करो। देखो रोहित, इन बातों का कोई मतलब नहीं है। तुम भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो और मुझे भी जीने दो, प्लीज। मेरी इतनी विनती के बाद भी वो नहीं मानी। मैंने तय कर लिया था कि अगर हम साथ जिएंगे नहीं तो साथ मरेंगे। मैंने मार दिया उसे। क्या मिला उसे मारकर? वो मिली या सुकून मिला? सुकून तो तुम्हें जिंदगी भर नहीं मिलेगा, और सिर्फ तुम्हें ही नहीं, तुम्हारे माँ बाप को भी। जीत गए तुम, सच्चे आशिक हो गए तुम ना, तुम सिर्फ एक खूनी हो। एक बात समझ में नहीं आती, अगर कोई किसी से प्यार करता है तो वो उसे चोट पहुंचाने की सोच भी कैसे सकता है? ज्योति का तुमसे दूर रहने का फैसला सही था। उसके एक इनकार ने तुम्हें इतना अंधा बना दिया कि तुमने तो उसे जान से ही मार डाला। तुम क्या उसके साथ जिंदगी बिताते? ज्योति जीना चाहती थी, कुछ बनना चाहती थी। अगर तुम उससे प्यार करते ना तो उसे समझ पाते, और नहीं समझ पाते तो कम से कम उसके फैसले की इज्जत करते। वाकई में अगर तुम उससे प्यार करते तो काय केलास रोहित तू? रोहित इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। उस पर आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के चार्जेस लगाए गए हैं। रिश्तों में चोट खाया इंसान जब दर्द से उभरने की बजाय उस दर्द को पालने लगता है, तब उसके मन में उमड़ रहे जज्बात को पढ़ पाना आसान नहीं होता। ना तो रोहित के माँ बाप ने, ना ज्योति के माँ बाप ने, और ना ही खुद ज्योति ने कभी ऐसा सोचा होगा कि रोहित इस हद तक जा सकता है। रोहित की पॉजिटिवनेस को प्यार कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि प्यार जिंदगी संवारता है, जिंदगी देता है, जिंदगी लेता नहीं। जिससे प्यार है उसी शख्स को जान से मार कर या तबाह करके प्यार तो वापस मिलने से रहा। जरा सोचिए रोहित को क्या मिला ज्योति की जान लेकर? जिंदगी भर का अफसोस, पछतावा। इस जुनूनी ख्याल को कभी बढ़ावा नहीं देना चाहिए जो दिल में सिर्फ नफरत पैदा करता है।
और ये नफरत आग की तरह से होती है जिसमें लगाने वाला खुद भी जल जाता है। ज्योति को पूरा हक था अपनी जिंदगी का फैसला करने का, एक रिश्ते में बने रहना है या उससे बाहर निकलना है। ज्योति के पिता का अपनी बेटी के भविष्य को लेकर चिंतित होना और अपनी बेटी को राय देना भी गलत नहीं था, क्योंकि आखिर में फैसला ज्योति को ही लेना था। उस पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं डाला गया था। रोहित के माता पिता भी इस बात को अच्छी तरह से समझते थे और उन्होंने भी रोहित को समझाने की पूरी कोशिश की, लेकिन अफसोस रोहित ने किसी की नहीं सुनी। अगर कोई इंसान आपसे रिश्ता नहीं रखना चाहता तो इसे अपनी हार या अपना अपमान मान लेना बेवकूफी है। असली हार और अपमान तो तब है जब आप रिश्ता टूटने पर अपने आप पर तरस खाना शुरू कर देते हैं, उस दर्द से बंध जाते हैं, आहें भरते रहते हैं कि आखिर मुझे ही क्यों ठुकराया गया। और यही नकारात्मक और निराशावादी रवैया ही इंसान की असली हार और अपमान है। बहुत प्यास लगी थी। ऐसा लग रहा है गले में आग लगी है। तू यहाँ कैसे आया? भटकते भटकते। तुम ही बाथरूम में थे ना? और दरवाजा? मैं यहाँ आया ही नहीं क्योंकि मैं तो हूँ ही नहीं। अजय, मैं जिंदा नहीं हूँ। तुम उनको बता दो, तुम बता दो मुकेश मर चुका है। तुम बताओगे ना?
शिवाजी चौकात चेन स्नॅचिंगची घटना घडली आहे. स्नॅचर लाल रंगाच्या युनिकॉर्न बाईकवर आहे. बाईक चालवणारा आणि मागे बसलेल्या मुकेश शर्मा हमारा बेटा परसों से घर नहीं लौटा साहब, फोन भी बंद आ रहा है। कहीं किसी काम से मुंबई के बाहर आना जाना है उसका? जी नहीं साहब, मुकेश ऑटो चलाता है। आप मुकेश के पिताजी हैं और आप? सर हमारा नाम किशोरी लाल यादव है, हम दयाराम के दोस्त हैं साहब, एक ही गांव के। हम सभी यूपी से आए हैं साहब काम की तलाश में, यहीं प्रगति नगर की चाली में रहते हैं। कोई खास दोस्त हो सकता है, किसी दोस्त के साथ कहीं गया हो? सर हमारा बेटा अजय मुकेश का बहुत ही खास दोस्त है, उसके अलावा उसका और कोई खास दोस्त नहीं है। अजय करता क्या है? टैक्सी चलाता है साहब। इस वक्त अजय कहाँ है? साईं बाबा के दर्शन करने शिरडी गया है साहब, हमने उसको फोन लगाया था, उसने बताया कि उसे मुकेश के बारे में कुछ नहीं पता। मुकेश हर बात अजय को बताता है साहब, पता नहीं इस बार काहे कुछ नहीं बोला। ये अजय शिरडी कब गया? परसों गया है साहब। जब मुकेश घर नहीं लौटा तो सबसे पहले फोन हमने अजय को ही लगाया था साहब। अरे आओ दया आओ, खाना खाओगे? दाल बना रहे। किशोरी हाँ। अजय घर लौटा है का? कब है का? आज तो शाम को गाड़ी लगा दिया, घर आया, हाथ मुंह धोया और दर्शन करने चला गया शिरडी साईं बाबा के। अच्छा है, सभी के लिए साईं बाबा का आशीर्वाद ले आओ। पर ये अचानक जाने का प्लान कैसे बना लिया? बस बाबूजी अचानक ही बन गया। जब से ज्योति के साथ वो हादसा हुआ था तभी से मन में था कि बाबा के पास जाना, और बस आज मन में बुलावा आ गया। परसों तक लौट आऊँगा बाबूजी। खुश रहो, संभाल के जाओ। है जी बाबूजी। वो तो सामने को चला गया, पर बात कहाँ दया? किशोरी वो मुकेश अभी तक घर नहीं लौटा, 11 बज रहा है और फोन भी बंद आ रहा है। मुकेश को दूध पीता बच्चा है, अरे बैठा होगा दोस्तों के साथ गपशप लड़ाते कहीं। गप तो सिर्फ अजय के साथ लगाता है ना। तो कौन लंबा भाड़ा मिल गया होगा, तो फोन करके बताना चाहिए था। पता नहीं काहे अब जी बहुत घबरा रहा है। हाँ बाबूजी। तुम्हारा मुकेश से कौन बात हुआ था का? कौन बारे में बाबूजी? अरे मुकेश अभी तक घर नहीं लौटा है बेटा। दया बहुत परेशान है, 11:30 बज चुके हैं और उसका फोन भी बंद मिल रहा है। मुकेश तो कभी फोन बंद नहीं रखता। हो सकता है बाबूजी कहीं ऐसी जगह गया हो जहाँ फोन ना लग रहा हो। आप दया काका को कहिए चिंता ना करे, मुकेश आ जाएगा। अरे हम भी यही समझा रहे थे दया को, लेकिन परेशान है। ठीक है। परसों सुबह घर से निकला था धंधे पर, अभी तक नहीं लौटा, फोन भी बंद आ रहा है। साहब मुकेश और अजय कभी भी अपना फोन बंद नहीं रखते और हर रोज अपना काम खत्म करके लगभग टाइम से घर लौटाते। देखिए हो सकता है किसी काम में फंस गया हो या फोन की बैटरी खत्म हो गई हो, फिर भी हम लोग मुकेश को ढूंढना शुरू कर देते। लेकिन हाँ, मुकेश अगर घर लौटा है तो तुरंत हमें बता दीजिए। कामड़े हॉस्पिटल और मॉर्ग रूम चेक करना और ये फोटो सब जगह सर्कुलेट कर दो। हो सर। देखिए आप लोग भी घर चले जाइए, अगर मुकेश की कोई खबर मिलती है तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। अरे नहीं अजय बेटवा, कौनो पता नहीं चला है। वैसे हम पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी है। ठीक है बाबूजी, अगर कुछ पता चले तो हमका फौरन मोबाइल कीजिए। अभी हम दर्शन के लिए जा रहे हैं और दया काका को कहिए चिंता ना करें, मुकेश घर आ जाएगा। अजय ने दर्शन किए, दुआ मांगी, पर उसके दोस्त मुकेश की कोई खबर नहीं आई। शाम हो गई, फिर रात हुई और फिर एक बार अजय ने मुकेश को देखा। तुमने नहीं बताया ना? अजय, अजय उनको बता दो मैं नहीं मिलूंगा, मुझे ढूंढने की कोशिश ना करें। हाँ? ज्योति अजय की पत्नी थी। 1 साल पहले की बात है। ज्योति उस वक्त घर में अकेली थी, 8 महीने प्रेग्नेंट थी जब एक हादसा हुआ।
हाँ ज्योति बोल। कहा? तुम चिंता ना कर, हम अभी पहुंचे वहां पे। अजय तुम टेंशन में गाड़ी मत चलाओ, हम सीधे वहीं पहुंच रहे हैं। और सुनो, हम बाबा और किशोरी काका को भी बोल देंगे। हाँ देखिए, पेशेंट की हालत बहुत नाजुक है। हमें सिजेरियन करके बच्चे की जान बचाने की कोशिश करनी होगी। हमारे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। खानो खतरा की बात तो नहीं है ना मैडम जी? ये हमारा पहला बच्चा है। देखिए, इस वक्त हमारे पास कोई चारा नहीं है। आप प्लीज फॉर्म भर के सबमिट कर दीजिए, तब तक मैं ऑपरेशन की तैयारी करती हूँ। एक्सक्यूज मी। अजय तुम हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा बहू कैसी है? काका डॉक्टर ऑपरेशन करके बच्चा निकाल रहे हैं। ज्योति भाभी की हालत बहुत ही नाजुक है। ज्योति अब खतरे से बाहर है, बट आई एम सॉरी, बच्चा पेट में ही मर चुका था। सब हमारी गलती है, हमने ध्यान नहीं दिया। अरे ऐसा ना कहो ज्योति, में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जो तकदीर में लिखा था सो हो गया बस। यार मुकेश, तुम्हारी ज्योति भाभी अभी भी सदमे में है। हमारी मानो तो ज्योति भाभी को गांव भेज दो। देखो वहाँ तुम्हारी अम्मा रहती हैं, भाभी का मन लगा रहेगा और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा भाई। यहाँ रहेंगी तो बार बार वही सब याद आएगा। बेटा अजय, मुकेश जो कह रहा है ना वो गलत नहीं कह रहा। बहू आजकल बहुत उदास रहती है। अरे तो क्या करे बेचारी, तुम बाप बेटा दिन भर घर से बाहर रहते हो, वो घर में अकेली उदास तो होगी ना। इतना बड़ा हादसा हुआ, कैसे भूल पाएगी? सभी हॉस्पिटल और मॉर्ग रूम में चेक किया सर, मगर मुकेश की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं। कॉल रिकॉर्ड? सर 1 दिसंबर को रात 9:30 बजे उसका फोन स्विच ऑफ हुआ सर। कहाँ? सूचकवाड़ी के आसपास सर। हम उस इलाके के सारे ऑटो ड्राइवर से भी बात कर रहे हैं। किसी पे शक करे ऐसा कोई नंबर? नहीं सर, ज्यादातर फोन कॉल उसके घर वालों और अजय को ही किए गए। ये रिक्शा खुद की है या किराए की? किराए की है सर। कांस्टेबल भोसले को भेजा है रिक्शा के मालिक से बात करने के लिए। ये मेरी रिक्शा है जो मुकेश चलाता है। कब लौटाई उसने आपको रिक्शा श्रीकांत जी? शाम को 7:30 बजे शिफ्ट खत्म होती है, लेकिन 1 दिसंबर को 8:30 बजे मुकेश आया था और गाड़ी और चाबी लौटा कर चला गया। चलते हैं सेठ। कितनी बार समझाया तुम्हें? देख, तेरी शिफ्ट 7:30 बजे खत्म होती है, लेकिन तू रोज 1 घंटा लेट होता है गाड़ी लौटाने में। नाइट वालों को त्रास होता है ना। सेठ हमें भी गाड़ी कहाँ सुबह टाइम पे मिलती है, वो नाइट वाले रोज लेट से लौटाते हैं और हमको शाम का लंबा भाड़ा मिलता है तो लौटने में ट्रैफिक हो जाता है। अब सवारी को बीच में तो नहीं छोड़ सकते हैं। 3 दिन हो गए, ना गाड़ी लेने आया ना कोई फोन किया। उसने कुछ बोला था? कहीं जाने की बात की? नहीं, ऐसे कुछ बोला तो नहीं, लेकिन क्या है ना साहब, बिना बोले 2-4 दिन की छुट्टी करना ये ड्राइवरों की आदत है। किशोरी, हमको लगता है कि मुकेश की अम्मा को बता ही दे कि मुकेश गायब हो गया। हाँ दया बता ही दो, क्या पता शायद वो गाँव ही चला गया। गायब कैसे हो सकता है जी? सब ठीक तो है ना? कौनो ठीक नहीं है सरला, 3 दिन से मुकेश का कौनो पता नहीं है। लेकिन वो कुछ तो बोल कर गया होगा ना,
आप कहीं डांट वाट तो नहीं दिए उसको? नहीं नहीं, ऐसे कोनो बात नहीं हुई है। पुलिस को बता दिए हैं, वो भी ढूंढ रहे हैं उसको। क्या बोल रहे हैं आप? हमको लगा कहीं गांव वाँव तो नहीं पहुंच गया, इसके लिए फोन किए थे। आपको बिना बताए गांव काहे आएगा जी? अच्छा सुनो, तुमको कुछ पता चले और कुछ सुनाई दे उसके बारे में तो तुरंत हमको फोन मिलाना। हाँ, गांव भी नहीं गए हैं मुकेश। गजेंद्र। हाँ माँ। तुम्हारे मुकेश भैया तुम्हें फोन किए थे का? नहीं तो काहे का बात है? यहाँ आने वाने की कछु बात हुई थी का? नहीं, हमरे मुकेश भैया से तो कोनो बात नहीं हुई थी। है राम, तू फिर कहाँ चला गया? अरे हमको क्या पता अम्मा। मुकेश के बाबूजी कह रहे थे तुम्हारे अजय को भी कुछ पता नहीं है कि मुकेश कहाँ चला गया। का? अजय ने हमें कुछ नहीं बताया, ना ही उसके बाबूजी ने। 3 दिन से कुछ अता पता नहीं है हमरे मुकेश का। हमें भी आज ही पता चला। हाँ भैया बोलिए। गजेंद्र तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ कहिए ना भैया, क्या बात है? घर में सब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है घर पर, आप बोलिए। अभी नहीं, मैं तुमको बाद में फोन करता हूँ। भाऊजी से कह दो मैं मर चुका हूं। मैं गजेंद्र को समझाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। बता दो उनको मैं गजेंद्र से बात नहीं कर पाया। 1 दिसंबर रात 8:30 बजे ये मुकेश शर्मा श्रीकांत मात्रे का रिक्शा लौटाता है और घर जाने के बजाय वो सूचकवाड़ी में आता है या यहाँ से गुजरता है। और सर लगभग उसी समय रात को 9:30 बजे उसका फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है, क्योंकि यही उसके फ़ोन की लास्ट एक्टिव लोकेशन है सर। कब समझ में नहीं आ रहा है, रात 9:30 बजे सुनसान इलाके में ये मुकेश शर्मा क्यों आया होगा? है क्या यहाँ? लगता है ये खून है, सूखा हुआ। कामड़े, ये मिसिंग केस है या मर्डर केस? एक काम करो, फॉरेंसिक को बोलो सैंपल ले ले। और हाँ, ये मुकेश का बैकग्राउंड क्या है? सर मुकेश के पिता दयाराम से बात हुई थी जब वो ये पूछने आया था कि उनके बेटे के बारे में कुछ पता चला है या नहीं। तुम्हें उनके बारे में क्या पता चला? यही कि ये दोनों परिवार यूपी के सीतापुर जिले से किसी बिस्वान नाम के गाँव। सर अजय के पिता किशोरी लाल वहाँ टैक्सी चलाते थे। वो 3 साल पहले यहाँ मुंबई आए और यहाँ टैक्सी चलाने लगे। फिर उनके पीछे पीछे अजय भी मुंबई आए और वो भी यहाँ टैक्सी चलाने लगे। दोनों परिवार एक दूसरे के काफी करीब लगते हैं। फिर किशोरी लाल का खास दोस्त और मुकेश के पिता दयाराम भी मुंबई आए और उसके बाद मुकेश भी मुंबई आ गया और वो यहाँ ऑटो चलाने लगा। दयाराम और किशोरी लाल जब मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने आए थे तो बता रहे थे कि अजय और मुकेश खास दोस्त है। हाँ सर, दोनों लंगोटिया यार है, दयाराम जी बता रहे थे। लंगोटिया यार है और उसे अपने दोस्त के गायब होने के बारे में कुछ भी पता नहीं है। शिरडी से कब लौट रहा है वो? आज लौटेगा, 1 दिसंबर को गया था सर। ये इत्तेफाक है या कुछ और? जिस दिन मुकेश गायब हो गया उसी दिन अजय शिरडी गया। सर किशोरी लाल जी बता रहे थे कि जब से अजय की पत्नी ज्योति के साथ ये हादसा हुआ और उसने अपना बच्चा खोया, तब से अजय शिरडी जाने के लिए सोच रहा था। ये अजय शिरडी अपनी बीवी के साथ गया है? नहीं सर, उसकी बीवी उसके गांव में अपनी सास के साथ रहती है। इस अजय यादव को फोन करके बोलो शिरडी से सीधा पुलिस स्टेशन है और हमें दर्शन दे। शिरडी में अजय यादव एक भयंकर सपने से आतंकित हो रहा था। उसके सपने में उसका सबसे करीबी दोस्त मुकेश उससे बार बार ये दलील कर रहा था कि वो मुकेश के पिता दयाराम शर्मा से ये बात कहे कि वो जिंदा नहीं है, मर चुका है। वो अजय से कह रहा था कि वो अपने छोटे भाई गजेंद्र से बात नहीं कर पाया था। ये सपना अजय को बार बार क्यों आ रहा था?
मुकेश दरअसल अजय को क्या बताने की कोशिश कर रहा था? क्या अजय इस सारे माजरे के बारे में कुछ जानता था? क्या अजय किसी को कुछ बताने वाला था? आ गया तू? बेटा मुकेश का भी तो कुछ पता नहीं चला। दया काका कहाँ है? बोलो अजय, क्या बात है? अजय, क्या तुझे पता है कि मुकेश क्यों गायब हुआ है? जल्दी बताओ अजय। अजय, गजेन। गजेन? हमारा गजेन? गजेन को कुछ पता है इस बारे में? गजेन कुछ किया है? पहले भी करता था और अभी भी करता है। और कैसी हो? ठीक हो? वो तो तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि कितनी ठीक हो। यहाँ अकेला अकेला लगता होगा, नहीं? ऐसी कोई बात नहीं है। और तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो? नहीं, हम तो बस जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अजय भैया की याद में तड़प रही हो या नहीं। गजेन, तुम्हारा ये बात करने का ढंग ना हमका बिल्कुल पसंद है। और ये घुमा घुमा कर तुम कहना क्या चाहते हो? हाँ, तो घुमा फिरा के तो हम बात कर नहीं रहे हैं, हम तो सीधी बात कर रहे हैं। वही बात कर रहे हैं जो तुम्हारे दिल के साथ साथ तुम्हारा बदन तुमसे कहना चाहता है। बकवास बंद करो गजेन। बकवास नहीं, हकीकत है। वो हकीकत जो तुम्हें दिन रात सुबह शाम नोचती रहती है। हम दोनों एक दूसरे को खुश कर सकते हैं। देखो, हमारा मुंह हमेशा बंद रहेगा, सुकून की तुम्हें कोई कमी नहीं होगी। सोचो मत, हाँ बोल दो बस। औकात में रहो गजेन, वरना हम तुम्हारी अम्मा को सब बता देंगे। कह देते हैं हम। क्या सब कुछ बता देंगे ज्योति भाभी? ये भी बता देंगे कि आप ही ने हमको उकसाया है। झूठ है ये, कोई नहीं मानेगा तुम्हारी बात। चलो मान लेते हैं कि कोई नहीं मानेगा। सब हमें 2-2 थप्पड़ लगा देंगे, अम्मा, बाबूजी, मुकेश भैया। लेकिन आपके पतिदेव अजय भैया, उनकी एक शक भरी नजर आपके लिए 100 थप्पड़ के बराबर है। वो हम पर कभी शक नहीं करेंगे, समझे तुम? अरे आपको ऐसा लगता है? मर्द का दिमाग तो हमारे पास है, आपके पास नहीं। देखना चाहती हैं कैसे अजय भैया का दिमाग घुमा सकते हैं? निकल जाओ यहाँ से गजेन, अभी निकल जाओ। लौटेंगे, फिर लौटेंगे, और इस उम्मीद में लौटेंगे कि हमारी ज्योति भाभी का दिल पिघल जाए। कहाँ बक रहे हो अजय तुम? ज्योति खुद हमसे शिकायत की है ही बारे में। अजय, बेटा अजय, हमरे मुकेश का इस सबसे क्या लेना देना? मुकेश हमरे सपनों में आके हमें डरा रहा है काका। अजय, मुकेश कहाँ है बेटा? क्या जानते हो तुम? और इस सपना अपना क्या बोल रहे हो? हम गजेन से बात नहीं कर पाए काका, हमारी हिम्मत ही नहीं हुई। तो हमने मुकेश से कहा कि वो गजेन से बात करे। यार 15 दिन से चल रही सब, और ज्योति ने आज जाकर हमें बताया। गजेन? अपना गजेन? हाँ यार, तुम्हारी ज्योति भाभी झूठ बोलेगी का? देख मुकेश, हम लोग बचपन से साथ में पले बड़े। गजेन तुम्हारा छोटा भाई है, नहीं तो गांव जाके अभी तक हम ही उसकी हड्डी तोड़ दिए होते। बेहतर यही होगा कि तुम उसे बात करो और बोलो कि आज से, अभी से ये सब बंद होना चाहिए। कितना गलत कर रहा है गजेन, सोचो। हमारी बीवी ज्योति के साथ तुम्हारा छोटा भाई बदतमीजी कर रहा है। अरे भाभी है वो की। तो कहा गजेन ने मुकेश के साथ कुछ किया है? बोलना।
मुकेश ने गजेन से बात की थी, लेकिन उनका बाद भी ज्योति का फोन आया। कह रही थी सुधरा नहीं है, अभी भी बदतमीजी करता है। कछु नहीं बदला है जी, वो नहीं सुधर रहा, अब तो और ज्यादा बदतमीजी करने लगा है। का क्या उन्हें? भद्दी भद्दी सी बातें करता है, फोन पर गंदी गंदी फिल्म दिखाने की कोशिश करता है। अम्मा जी जैसे ही घर से जाती है, घर में गुस्सा चला आता है। हम परेशान हो गए जी, हम ना अम्मा जी से कुछ कह सकते हैं, ना उसे यहाँ आने से रोक सकते हैं। देखो अजय, गजेन अभी बच्चा है, वो ठीक से बड़ा भी नहीं हुआ है, लेकिन उसको एक दिन समझ में आएगा कि क्या सही और क्या गलत। सही का हो सकता है? हाँ, जो हो रहा है हद से बाहर और गलत हो रहा है, और ये बच्चा समझ के माफ करने वाली तो बात ही ना करो मुकेश। अरे तुम मुझसे बात करने की बजाय हमें समझा रहे हो। का गया है तुम्हें? हमें लगा तुम उससे बात करोगे तो डर या शर्म के मारे उसे छेड़ना छोड़ देगा, कि तुमने तो उसे बात ही नहीं की। अजय, हम उससे बात करेंगे, हम उससे बात करेंगे भाई, इतना पारा मत चढ़ाओ। तो क्या करें? इंतजार करें कि कब वो हमारी पत्नी का बलात्कार कर दे? शुभ बोलो अजय। अरे यार, हम कहे ना हम उससे बात करेंगे, हम गजेन से पक्का बात करेंगे। मुकेश तो ऐसे बात कर रहा था जैसे मानो गजेन ने कोई बचकानी शरारत की हो, बगीचा से आम बाम तोड़ा। अरे इतने दिनों से ये सब चल रहा था, तो तूने हमें और दया को बताना जरूरी नहीं समझा? हमने मुकेश को तो बताया था ना बाबूजी, वो गजेन का बड़ा भाई था, हमारा दोस्त था। उनका कहने पे गजेन संभल सकता था। दोस्त था? का क्या मतलब है अजय? क्या अजय, कहाँ चल दिया भाई? अरे शिरडी जा रहे हैं, बड़े दिनों से मन में था कि बाबा के दर्शन कराएं। अरे तो हमको क्यों नहीं बताया, हम भी बाबा के दर्शन कर लेते। अरे तो अभी चलो। तुम 2 मिनट रुको, हम घर से बैग लेके आते हैं। अरे सुनो तो, हाँ, बस लेने से पहले एक पौवा मार लेते हैं, बैग बाद में ले लेंगे। जियो बेटा, नेकी और पूछ पूछ। तो चले चलो। अजय, हम बाबूजी को फोन करके बता देते हैं कि हम भी तुम्हारे साथ शिरडी जा रहे हैं और हम घर आ रहे हैं बैग लेने। अरे रुक अभी आज नहीं जाते, कल जाएंगे। कहाँ? आज बहुत चढ़ गई है और तुम दो में दो दिखाई दे रहे हो। एक तुम और तुम्हारे पीछे वो तुम्हारा भूत। अबे भूत कुछ नहीं होता है, ये सिर्फ दिमाग का खेला होता है या नशा का। अच्छा ठीक कह रहे हो, आज ज्यादा हो गई है, कल चलेंगे। कल जाएंगे? कल जाएंगे। अरे क्या बात है, एक बोतल और है का? बोतल नहीं, हाँ कुछ और है। क्या है? ये तो छुरा जैसा दिख रहा है।
पर एक ही दिख रहा है, दो दो नहीं। छुराई है हाँ और एक ही है हाँ। जो तुम्हारे 2 टुकड़े कर देगा। हमने उसको हमेशा के लिए खामोश कर दिया, लेकिन उस रात से हम सो नहीं पाए। बार बार हमरे सपनों में आता है, डराता है हमको। हमरे मुंह से एक शब्द तक नहीं निकल पाता। गला दबाता है वो हमरा। आपको दया 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 सवाल। सर फॉरेंसिक टीम ने क्राइम सीन से वो ब्लड सैंपल्स ले लिए। डिटेल रिपोर्ट आने में तो थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन शुरुआती जांच से पता चला है कि वो ब्लड ह्यूमन ब्लड है सर। अजय की कोई खबर? नहीं सर, कोई खबर नहीं। वैसे एक और बात थी सर। क्या? सर अजय के फोन रिकॉर्ड्स निकले। 1 दिसंबर की रात 9:30 बजे जब मुकेश का फोन सूचकवाड़ी के पास स्विच ऑफ हुआ सर, उस वक्त अजय के फोन लोकेशन भी सूचकवाड़ी के पास थी सर। मतलब ये अजय जरूर कुछ जानता है, उठवाओ उसे। हेलो, अजय यादव? जी नहीं, हम हूँ के बाबा किशोरी लाल यादव बोल रहे हैं। जी मैं सब इंस्पेक्टर कांबळे बोल रहा हूँ। अजय आ गया शिरडी से? लौट है साहब। देखिए किशोरी लाल जी, हमें लगता है कि अजय को कुछ तो मालूम है मुकेश के बारे में। वो जानता है कि मुकेश के साथ क्या हुआ है और क्यों। जी साहब, उसे मुकेश के बारे में सब मालूम। वो कहाँ है, उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। से कम एक बार तो कह दिए होते ज्योति, एक इशारा ही कर देती। हमने उनसे कहा था अम्मा जी, अब हम क्या जानते थे कि बात इतनी आगे बढ़ जाएगी। आप ही कहिए अम्मा जी, हमारी क्या गलती थी। वो हमारे पति है, उनसे ना बताते तो किससे बताते। तुमने मुकेश भैया को मारा है अजय ने, पर मरवाया है तुमने। तुम्हारी बेशरम हरकत ने शर्म आती है हमें ये बताने में कि हमने तुम्हें जनाया, हमने तुम्हें जनाया है। मुकेश हमेशा से हमारा अच्छा बेटा था। वो तुमसे बात नहीं कर पाया क्योंकि उसे भी शर्म आती होगी। तुम्हारी शर्मनाक हरकत पे, तुम्हारे घिनौनेपन पे और इस शर्मनाक चुपने की कितनी बड़ी सजा मिली मेरे मुकेश को। सब तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से, तुम्हारी वजह से। सर डीएनए रिपोर्ट आ गई। दयाराम शर्मा से मैच भी होती है। बॉडी मुकेश की है सर। मर्डर वेपन वो छुरा और मुकेश का मोबाइल? सर डाइवर्स नाले में अभी भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमें उस दुकानदार का स्टेटमेंट मिल गया है जिससे अजय ने छुरा खरीदा था, लेकिन सर मोबाइल अभी नहीं मिल पाया। ठीक है कांबळे, चार्जशीट फाइल कर दो। किशोरी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, का सही था का गलत था। हमरे बेटे अजय ने जो किया ना, बहुत ही गलत था। कम से कम एक बार हमसे कह तो दिया होता। मुकेश भी तो हमसे कुछ कह सकता था ना। ये मामला सुलझाया जा सकता था दया।
पर कहा कर बैठा हमारा बेटा अजय, कहा कर दिया उसने। हम अब यहां नहीं रहेंगे किशोरी, कौनो मतलब है नहीं बनता। संताप, सताना, तंग करना, बदतमीजी, अश्लील हरकतें, भद्दे प्रस्ताव। एक आदमी के इस बर्ताव से एक औरत बेहद परेशान थी। उसने हजारों मील दूर रह रहे अपने पति को यह बात बताई। पति को लगा कि समस्या को हल करने के लिए सताने वाले के बड़े भाई को यह बात बतानी चाहिए, जो कि उसका जिगरी दोस्त था। लेकिन बातें नहीं हुई। एक कत्ल हुआ और उस कत्ल का अंजाम यह हुआ कि पति अजय को भयंकर सपने आने लगे, जहां सपने में मारा गया आदमी मुकेश उससे बार बार यह कह रहा था कि वो सबको बता दे कि उसने क्या किया है। आखिरकार गुस्से पर पछतावा हावी हुआ और अजय ने सबके सामने आकर अपने जुर्म को कबूल कर लिया। एक संगीन जुर्म की बदौलत मिलने वाली सजा की असलियत को कबूल कर लिया। आज अजय अपने किए पर शर्मिंदा है, पछता रहा है। गजेंद्र भी जिल्लत और पश्चाताप की आग में जल रहा है, लेकिन पश्चाताप एक मरे हुए आदमी को, एक जिगरी दोस्त को, एक बेटे को, एक बड़े भाई को जिंदा नहीं कर सकता, उसे वापस नहीं ला सकता। आज दोनों परिवार दर्द के कोहरे में घिरे हैं। एक परिवार ने अपना जवान बेटा खो दिया और दूसरे परिवार का जवान बेटा अपने किए की सजा जेल में काटेगा। क्या यह दुखद घटना टाली जा सकती थी? बिल्कुल टाली जा सकती थी। ऐसा कोई मसला जब कोई बहुत बड़ा हादसा होने की कगार पर खड़ा होता है, तब वो एक वार्निंग बीप, एक दस्तक जरूर देता है कि मामले को काबू में कर लो, हादसा होने से बचा लो। बदतमीज और बेलगाम गजेंद्र पर घर के बड़े अंकुश लगा सकते थे, लेकिन यह तभी संभव था जब उसकी हरकतें सामने लाई जाती, ज्योति पर हो रही यातनाएं सामने लाई जाती, इस विषय पर खुलकर बातचीत होती और कुछ ठोस कदम उठाए जाते। जरूरी नहीं था कि मुकेश ही गजेंद्र से बात करता, उसके माँ बाप भी बात कर सकते थे, या अजय खुद बात कर सकता था, या अजय के माँ बाप बात कर सकते थे, या कोई तीसरा बात कर सकता था। लेकिन सबसे जरूरी यह था कि बात हो, और वही नहीं हुआ। और हुआ क्या? एक कत्ल जिसने दो परिवारों को मार डाला। अजय यादव को आईपीसी की धारा 302 के तहत हत्या के लिए और धारा 201 के तहत सबूत मिटाने के लिए गिरफ्तार किया गया है। वो पुलिस कस्टडी में बैठा इस केस के फैसले का इंतजार कर रहा है। इस हादसे में हम सबके लिए सीख है कि गुस्से को तूफान बनकर तबाही मत मचाने दो, क्योंकि गुस्सा भी हर तूफान की तरह ऐसा नुकसान पहुंचाता है जिसकी भरपाई दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में कल रात 11 बजे एक और नए केस के साथ। याद रखें, क्राइम पेट्रोल सतर्क का शनिवार और रविवार का एपिसोड रात 11 बजे ही टेलीकास्ट होगा। देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को, सीख हम सबको। जय हिंद। क्राइम पेट्रोल के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।